वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ यंग का द्विघाती प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों, जो यंग जिसने अध्यारोपण का सिद्धांत दिया, प्रकाश के तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत दिया, उन्होंने एक द्विघाती प्रयोग दिया और उन्होंने कहा कि जो एक पर्दा है वाई, ठीक है, एक पर्दा जो वाई है, वाई पर एक छिद्र होता है, सोर्स होता है, जहां से जो है एस, जहां से जो है प्रकाश इस पर्दे से गुजरता है और इसकी कुछ दूरी पर एक दूसरा जो है स्लिट होती है, ठीक है, इसके कुछ दूरी पर दूसरा पर्दा होता है वाई, ठीक है, कुछ दूरी पर दूसरा पर्दा होता है, इसका नाम है Y1, ये Y1 है पर्दा, ये दूसरा क्या है Y2, ठीक, और इस पर दो छिद्र होते हैं S1 और S2। देखिए, और एक तीसरा पर्दा बच्चों ये होता है जो है हमारा Y, इस तरीके से एक तीसरा पर्दा हमें प्राप्त होता है, वो इस तरीके से हमें जो है पर्दा होता है, इस तरीके से। तो बच्चों, ये तीसरा पर्दा है Y। यंग का जो द्विघाती प्रयोग कहता है कि तीन पर्दे हैं हमारे पास Y1, Y2, Y3, जो क्रमशः एक दूसरे से जो है ये नजदीक हैं, ठीक है, और इस Y1 में एक छिद्र होता है S1, जो जिससे प्रकाश जो है निकलता है, ठीक है, प्रकाश जो है इस छिद्र से गुजरता है। तो ऐसे जो तरंगाग्र बनती है, आप मतलब जब किसी बिंदु स्रोत से, किसी सोर्स से प्रकाश निकलता है तो माध्यम के चारों ओर क्या बन जाता है, एक तरंगाग्र होता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो वे क्या करती हैं, माध्यम के में कंपन करती हैं, और कंपन के फलस्वरूप माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ बनता है जहां पर उन कणों की कला क्या, माध्यम के कणों की कला क्या होती है, समान होती है, जिसको हम कहते हैं तरंगाग्र। तो तरंगाग्र बना इस तरीके से बच्चों, ये तरंगाग्र बना, ठीक है, और ये तरंगाग्र जो है ये क्रमशः यहाँ ये कहाँ चला गया, फिर आगे को गया, ये S1 है और ये क्या है S2, दूसरा छिद्र है। तो यहाँ पर जो तरंगाग्र बने ये इस तरीके से, इस छिद्र से S1 S2 से जो है इस तरीके से, ये S1 हो गया और ये हो गया S2 छिद्र। तो जो तरंगाग्र गए वो इस तरीके से आगे को बढ़े और S1 और S2 छिद्र से जो है तरंगे निकलनी शुरू होगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो तरंगाग्र बना, अर्थात यहाँ पे जो है हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत यहाँ पे काम हुआ कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही तो निकलने के फलस्वरूप माध्यम के कणों में क्या बन गए, तरंगाग्र बन गया, और ये तरंगाग्र आगे को बढ़ा और यहाँ पे जो Y2 पर्दा हमारा है, इस Y2 पर दो छिद्र हैं S1 और S2, और ये जो है जब प्रकाश का तरंगाग्र यहाँ पे पहुंचे तो ये प्रकाश के कण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्रोत का कार्य कर रहे हैं, S1 S2 क्या कर रहे हैं, स्रोत का काम कर रहे हैं, और यहाँ से फिर तरंगाग्र जो है आगे को। तो ये हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये S1 और S2 जो छिद्र हैं ये जो है पुनः क्या कर रहे हैं, स्रोत का कार्य करके तरंगाग्र जो है आगे प्राप्त हो रही है, और उसके द्वारा जो है ये आगे Y2 और Y3 के बीच ये आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पे जो है फ्रिंचें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे जो है हमें Y2, 3 पर जो है फ्रिंचें प्राप्त होती हैं, क्रमशः एकांतर क्रम में फ्रिंचें प्राप्त होती हैं। ये है आपका यंग का द्विघाती प्रयोग। तो बच्चों, यहाँ पर जब तरंगाग्र देखिए, यहाँ पे हमें जो फ्रिंच प्राप्त होगी, ये हमें जो है ब्राइट फ्रिंच प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सी फ्रिंच प्राप्त हुई, डार्क फ्रिंच प्राप्त हुई, ठीक है। जहां पर तीव्रता अधिकतम, ये फिर जो है यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हुई, ये फ्रिंच प्राप्त हुई ब्राइट, इस तरीके से ये डार्क, ठीक है। फिर आपका क्रमशः एकांतर क्रम में ये ब्राइट और ये डार्क। तो इसको बोलेंगे, इस वाली फ्रिंज को बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे डी। ये क्या हो जाएगा, बी, ये डी, ये बी और ये डी। क्रमशः जो है हमें जो है पर्दे पर जो पर्दा है Y3 पर्दा है, इस पर्दे पर हमें जो है फ्रिंचें प्राप्त हो रही हैं।
जो मैंने जिनको शेडिंग दे रखी है ये जो है डार्क फ्रिंजें होती है। ठीक है, तो यही जो है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग है। तो बच्चों इस तरीके से जब हमें जो पर्दा जो हम व्यतिकरण के फलस्वरूप जो प्रतिरूप देख रहे हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के फलस्वरूप जो प्रतिरूप हमें प्राप्त हो रहा है, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से हमें जो जहाँ पे ये प्राप्त हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो है डार्क प्राप्त हुई, फिर जो है इस तरीके से ये प्राप्त हुआ, यहाँ पे डार्क प्राप्त हुआ, यहाँ पे जो है डार्क, ठीक है, डार्क प्राप्त हुआ, फिर जो है यहाँ पे डार्क प्राप्त हुआ। इस तरीके से जो है हमें जो है ये प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, किसका, व्यतिकरण के फलस्वरूप जो प्रतिरूप है, ये इस तरीके से ग्राफ हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो ये क्रमशः हमें प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या किस तरीके से व्याख्या होगी, एक्सप्लेनेशन on the basis of wave theory of light। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, मतलब प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पे यंग का द्विध्रुवी प्रयोग किस तरीके से समझाया। बच्चों मैंने आपको बताया कि यंग ने एक Y1 पर्दा लिया जिस पर एक छोटा छिद्र रखा S1। एक Y1 पर्दा है जिस पर जो है एक सूक्ष्म छिद्र है ऐसे, और यहाँ से जो है प्रकाश स्रोत का कार्य कर रहा है, यहाँ प्रकाश स्रोत गुजारा, तो इसमें जो है माध्यम की कणों में क्या हो गया, तरंगाग्र बन गया। ठीक है, तरंगाग्र इस माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, जहां पर प्रत्येक कणों की कला क्या होती है, समान होती है। ये तरंगाग्र बना, और ये तरंगाग्र कुछ दूरी पर जो है दूसरा पर्दा रखा गया है, और यहाँ पर जो है इस पर्दे पर दो छिद्र हैं S1 और S2। तो जब ये S1 से जो तरंगाग्र आगे को गया, तो ये जो है S1 और S2 तक पहुंचा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कण, प्रकाश के कण द्वितीय स्रोत का काम कर रहे हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर ये द्वितीय तरंग का सिद्धांत का काम कर रहे हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, यहाँ पर ये S1 और S2 स्रोत का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और स्रोत का कार्य करने के फलस्वरूप जो है क्रमशः यहाँ पे जो है क्या प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे जो तरंगाग्र प्राप्त हुए, तो तरंगाग्र जो है, तरंगाग्र प्राप्त होने पर जहां पर तरंगों की कला क्या होगी, समान होगी। अर्थात जब दो या दो से अधिक तरंगों की गर्त, श्रृंग और गर्त एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, तो वहां पर हम कहेंगे समान कला में तरंगों की कला क्या है, समान है। और तरंगों की कला वहां पर समान होगी, तो वहां पर हमें कौन सी फ्रिंजें प्राप्त होंगी, ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त होगी। जहां पर तरंगों की, जहां पर कला, तरंग क्या होगी, कला से बद्ध होगी, मतलब जहां पर तरंगों के बीच जो है नियत कालांतर की, जब नियत कालांतर की और समान आवृत्ति की तरंगों को हम जो है इसी माध्यम में, इसी स्रोत के द्वारा इंसिडेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, गुजार रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हमें जो है क्रमशः किस पे, इनके जो पथांतर होता है, ये पथांतर हो जाएगा बच्चों। पथांतर हमें जो है ये हो जाएगा आपका, जब हमें प्राप्त हो रही है, जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, हमें दीप्त फ्रिंजें, ये हो जाएगा आपका दीप्त फ्रिंजें। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे अदीप्त, अदीप्त फ्रिंजें। ठीक है, जहां पर जो है, जहां पर पथांतर, दीप्त फ्रिंजें कहां पे प्राप्त होंगी, दीप्त फ्रिंजें, दीप्त फ्रिंजें, दीप्त फ्रिंजें कब प्राप्त होंगी, जब पथांतर क्या होगा, डेल्टा होगा, लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा, ठीक है, ठीक है, ये होता है, ये होता है पथांतर बराबर n लैम्डा के, जहां n बराबर
जो है हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम दीप्त फ्रिंजें कहाँ पे प्राप्त हो रही है, जहाँ पे पथांतर n लैम्डा हो जाएगा। तो n की वैल्यू हम यदि 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा, इस तरीके से 4 लैम्डा, इस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और दूसरा जो है हमें कहाँ पे प्राप्त हो रही है फ्रिंजें, दूसरा हमें फ्रिंजें प्राप्त हो रही है क्रमशः एकांतर क्रम में ब्राइट अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो रही है। और अदीप्त फ्रिंजें कहाँ पे प्राप्त होंगी, अदीप्त फ्रिंजें कहाँ प्राप्त होंगी, जब पथांतर, इसको बोलेंगे पथांतर डेल्टा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई 2n माइनस 1 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों लैम्डा अपॉन 2 ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो जहां पर n बराबर क्या होगा 0, n बराबर 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से। तो देखिए अदीप्त फ्रिंजें कहाँ पे प्राप्त होंगी, जहां पर जो है पथांतर क्या होगा, यदि हम n बराबर 1 करते हैं तो पथांतर के लिए ये हो जाएगा, यदि हम 1 रखते हैं तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है। उसके बाद 2 रखते हैं, 2 2 4 में से 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। उसके बाद 3 रखते हैं, 6 में से 5 लैम्डा बाई 2, अर्थात इस तरीके से ये निकलता रहेगा। अर्थात लैम्डा बाई 2 के विषम गुणज, लैम्डा बाई 2 के विषम गुणज, जहां पे जो है ये क्या हो जाएंगे 1 हो गया, 1 3 5 7, ये क्या होंगे विषम गुणज। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो यंग का जो द्विध्रुवी प्रयोग है, यंग के द्विध्रुवी का प्रयोग जो है हमारा जो है किस पे आधारित है, ये है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आधारित है। और यहाँ पर जो है, यहाँ जो हमें जो प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है व्यतिकरण के फलस्वरूप, जो हमें प्राप्त हो रही है, जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं पर्दे, तीसरे पर्दे पर जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं, जहां पर हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं क्रमशः एकांतर क्रम में। तो वहां पर मैंने आपको बताया पथांतर हमारा जो है, पथांतर क्या होगा, पथांतर दीप्त फ्रिंजें कहाँ पे प्राप्त होंगी, जब पथांतर हमारा क्या होगा, जब दीप्त फ्रिंजें पथांतर हमारा जो है n लैम्डा होगा, जहां पर n बराबर 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा। और अदीप्त फ्रिंजें क्या है, ये दीप्त फ्रिंजों के लिए है, और अदीप्त फ्रिंजों के लिए हमारा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2n माइनस 1, यहाँ पे जो है हमारा जो है ये होगा अदीप्त फ्रिंजों। ठीक है बच्चों, तो इस सिद्धांत के आधार पे, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के आधार पर प्रकाश किसमें जाता है, तरंगों के रूप में आगे को बढ़ता है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रकाश पहले न्यूटन ने जो है, न्यूटन के प्रकाश के कणिका का जो सिद्धांत की प्रकाश जो है कणों के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। और जहां पर प्रकाश की जो चाल होती है सघन माध्यम में क्या होती है, ज्यादा होनी चाहिए, और विरल माध्यम में कम होनी चाहिए। ये क्या था, न्यूटन के तरंग कणिकाओं का सिद्धांत। लेकिन हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत आया, उसके बाद कहा गया कि जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं उसमें सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये जो यंग का जो द्विध्रुवीय प्रयोग आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम बच्चों, इसके बाद मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो हमें चमकीली और काली जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हुई थी, उन अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां तथा उनकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है चमकीली व काली फ्रिंजों की स्थितियां तथा फ्रिंज की चौड़ाई। बच्चों एक चित्र है, मैंने बताया कि जो यंग का जो द्विध्रुवी प्रयोग है उसमें जो है एक फ्रिंज है, एक पर्दा है जिस पर जो है एस स्रोत से जो है प्रकाश किरणें निकली, ठीक है, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर दूसरा पर्दा है, ये Y1 है, और दूसरा पर्दा हमारे पास मैंने बच्चों बताया था Y2, जिससे जो है लैम्डा तरंग दैर्ध्य की, जो एक लैम्डा निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग यहाँ से निकल रही है, तो वो कहाँ पहुंचती है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो है दूसरा जो पर्दा है एक निश्चित दूरी पर, उस पर्दे पर
दो छिद्र हैं, एक ये है और ठीक है, एक छिद्र ये है और एक छिद्र ये है, ठीक है। और जिनके बीच की ये आपका S1 है और ये क्या है S2, और इनके बीच की दूरी क्या है D, स्मॉल d, ठीक है बच्चों। जो दूसरा पर्दा हमारा, जो यंगन ने जो दो पर्दे तीन पर्दे बताए थे, पहले पर्दा जिससे जो है एक बड़ी प्रकाश लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक बड़ी प्रकाश यहां से गुजारा जाता है छिद्र से, जो Y1 पर्दे पर है, ठीक है। अब ये जो है, जब ये यहां से जो प्रकाश स्रोत से इस छिद्र से इस स्लिट से जब प्रकाश गुजरता है तो तरंगाग्र बना, और तरंगाग्र के कारण जो है यहाँ पर ये प्रकाश कहाँ पहुंचा, S1 और S2 तक। और ये S1 और S2 किसका काम कर रहे हैं, स्रोत का कार्य कर रहे हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे ये भी स्रोत का काम कर रहे हैं। और यहाँ से जो है क्रमशः, यहाँ से जो है जो चूंकि S1 और S2 जो है ये जो है कला संबद्ध स्रोत है, मतलब जहां पर जो है तरंगों की एक नियत कालांतर की और समान आवृत्ति की जब प्रकाश तरंगें यहाँ पे पहुंच रही हैं, तो ये जो है तीसरे पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फिंचे बना रही है बच्चों। इस तरीके से जो तीसरा पर्दा हमारे पास है Y3, यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फिंचे बन रही है। तो बच्चों इस S1 और S2 के बीच की दूरी मैंने आपको बताया D है, स्मॉल d, और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O है। S1 और S2 का जो मध्य बिंदु क्या है, O है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से हमने इस O से इस पर्दे Y3 पर एक लंब खींचा, ये हमने जो है इस तरीके से जो है लंब खींचा बच्चों, ठीक है। तो इसको जरा हम दूर बनाते हैं, इस पर्दे को हम जो है दूर लेते हैं। तो ये तीसरा पर्दा हो गया हमारा Y3, ठीक है। अब यहाँ से बिंदु O से तीसरे पर्दे Y3 पर हमने एक लंब खींचा OM, ठीक है। OM लंब खींचा, जिसकी जो है दूरी क्या है D है, जिसकी दूरी कैपिटल D है। मूल बिंदु O से M की जो दूरी है वो D है। तो बच्चों ये है, यहाँ से जो है यहाँ पर हम एक इस तीसरे पर्दे पर, जो तीसरा पर्दा होता है, यहाँ पर हम कोई बिंदु परीक्षण बिंदु मानते हैं P, परीक्षण बिंदु कोई P मानते हैं। और यहाँ से S1 से जो प्रकाश गया, S1 से प्रकाश, S1 से P पर, S1 से हमने क्या खींचा, एक S1 से हमने जो है प्रेक्षण पर जो प्रकाश तरंग गई, यहाँ से यहाँ की जो S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी, प्रकाश S2 से P की दूरी हमने ली। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ से जो इन दोनों की से जो प्रकाश गुजरा, प्रेक्षण बिंदु से जो प्रकाश की S1 पहले छिद्र की दूरी और P से S2 की जो दूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने पथांतर निकालना है, इस प्रेक्षण बिंदु पर जो है पथांतर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, S2P पर एक लंब खींचते हैं S1 से, ठीक है, S1N। हमने क्या किया, S2P पर S1 क्या है, S2P पर लंब है, S1N लंब है किस पे, S2P पर। क्लियर हो गया। और चूंकि ये जो है ये सूक्ष्म कोण बना रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो है सूक्ष्म कोण बना रहा थीटा, तो यहाँ पर भी जो है सूक्ष्म कोण बनेगा थीटा। तो देखिए, चूंकि जो कोण है S2 S1N कोण बराबर थीटा है, ठीक है। और जो किसके बराबर है, कोण MOP के बराबर थीटा, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने पथांतर निकालना है। हमने जो है प्रेक्षण बिंदु पर जो पथांतर है, S1 से प्रेक्षण बिंदु P पर जो प्रकाश गया और S2 से प्रेक्षण बिंदु P पर जो प्रकाश गया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या निकालना है, पथांतर निकालना है। S1 तथा S2 से प्रेक्षण बिंदु P पर पथांतर
S1 तथा S2 से प्रेक्षण बिंदु P पर पथांतर, हमने पथांतर निकालने बच्चों डेल्टा बराबर हो जाएगा यहां से यहां जो प्रकाश किया S2P माइनस S1P बराबर किसके हो जाएगा S2N की। मतलब S2 से प्रेक्षण बिंदु P पर जो प्रकाश पहुंचा S2P अब माइनस S1P, ठीक है, बराबर किसका आएगा S2N के। ये S2N आ गया, क्लियर हो गया। अब बच्चों हमने कहा था कि इसी पर हमें जो है क्रमशः एकांतर क्रम में क्या प्राप्त होती हैं, इस तीसरे पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अर्थात जहां पर तरंगे समान कला में होंगी, नियत कालांतर की और समान आवृत्ति की जब तरंगे जो है कला संबद्ध होती हैं, ठीक है, वहां पर जो है उनकी तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, वहां पर हमें दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। उनका जो पथांतर होता है वो होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से, ठीक है। और जहां पर तरंगों की कला, प्रकाश के तरंगों की कला विपरीत दिशा में होगी, ठीक है, तो वहां पर जो है तरंगे हमें वहां पे कौन सी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, और जिनका पथांतर होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने ये निकाल दिया S2N। अब हम देखते हैं बच्चों, चूंकि मैंने कहा कि ये कोण S1 बराबर कोण, यहाँ पे हम जो है ये जो है यहाँ पे एक बिंदु हम रख देते हैं, और ये वाला जो हो जाएगा बच्चों, ये जो बिंदु हो जाएगा हमारा, ये बिंदु हमारा हो जाएगा यहाँ से हम जो निकालते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ से जो निकलेगा हमारा बिंदु O से, ये हो जाएगा हमारा थीटा। बिंदु O से जो कोण बन गया, ये क्या बन गया, थीटा बन गया, ठीक है। तो यहां से जो है बच्चों हम इस तरीके से जो है इसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये जो कोण बनता है ये वाला, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक। और दूसरा जो हमारे पास बना, जो फिगर में जो दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों, यहां पर आप देखेंगे मैंने कहा कि S1 से P पर जो प्रकाश किरणें गई और S2 से P पर जो प्रकाश किरणें गिरी, तो उसके बीच जो पथांतर हमने S2N निकाला। तो देखिए हम एक चीज और देख रहे हैं, बिंदु O से, इसका जो मध्य बिंदु है S1 S2 से, हमने जो है इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि ये जो है P पर जो बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु से जो बिंदु P पर जो कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। अब चूंकि जो है थीटा कोण O पर बराबर, ये क्या है थीटा S1 पर, और O पर कोण क्या है थीटा है, बिंदु O पर कोण क्या होंगे थीटा, दोनों कोण बराबर हैं और सूक्ष्म हैं। तो बच्चों हम यहां पे निकालते हैं, यहां पर हम निकालते हैं S2N। अब यहां से देखिए M से P की दूरी है, बिंदु O से M की दूरी, ये Y हो गया। तो बच्चों हम निकालते हैं त्रिभुज S2 S1 N में, ठीक है, में निकालते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर देखिए, अब यदि हम साइन थीटा होंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इस तरीके से साइन थीटा लेते हैं तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब हो जाएगा आपका S2N बटे कर्ण क्या हो जाएगा, S2N बटे कर्ण हो जाएगा S1 S2। बच्चों साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर S2N बटे S1 S2 क्या है, क्लियर है। ये आपकी समीकरण नंबर 1। और S2N हमारा एक आपको पता ही है क्या है, डेल्टा है, ये क्या है, पथांतर है। क्या हो गया ये, पथांतर। S2N S2P माइनस S1P, जिसके S2N, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, डेल्टा कहा। दूसरा इसी प्रकार दूसरा है आपका त्रिभुज MOP में, त्रिभुज MOP में आप देखेंगे, त्रिभुज MOP में हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा हमारा PM बटे कर्ण हो जाएगा लंब बटे साइन थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो आधार हो जाएगा हमारा ON, ठीक है।
हम दो कोण लिए और दोनों कोण सूक्ष्म हैं और बराबर हैं, तो हमने जो है एक को लिया साइन थीटा और दूसरा हम ले रहे हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और पी एम की वैल्यू मतलब ये जो एम से पी की जो दूरी उसको हम वाई मान रहे हैं, ठीक है, और ओ एम हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम एक चीज और लेते हैं, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 हमारी हो गई, ठीक है। अब चूंकि कोण दोनों क्या है, सूक्ष्म है, तो साइन थीटा बराबर थीटा के बराबर टेन थीटा, ठीक है। जो साइन थीटा है और टेन थीटा है वो किसके बराबर होंगे, थीटा के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास S2n अपॉन डी बराबर ये हो जाएगा S2n अपॉन डी इस बटे जो है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू है y अपॉन डी। तो बच्चों हमारा ये y निकालना चाह रहे हैं हम, तो y बराबर हो जाएगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा d अपॉन डी S2n बराबर y है, और S2n क्या था, डेल्टा, तो d डेल्टा अपॉन d बराबर y के, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है ये हमारा निकल गया, ये हमारा जो है S2n निकल गया। S2n की वैल्यू जो होगी, जो पथांतर हो गया, वो पथांतर कितना निकल गया, देखिए हमारा जो पथांतर निकल गया, पथांतर जो निकल गया, देखिए पथांतर हो गया S2n बराबर S2n d बराबर y अपॉन डी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा जो है ये निकल गया पथांतर, ठीक है बच्चों, ये हमें प्राप्त हो गया पथांतर। तो पथांतर हो जाएगा आपका S2n बराबर y d अपॉन टी, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारी 3 होगी। अब बच्चों हमारा जो समीकरण नंबर जो है शुरुआत में हमने निकाला था, शुरुआत में हमने जो समीकरण निकाली थी, हमने निकाली थी जो पथांतर होता है डेल्टा बराबर होता है S2p माइनस S1p बराबर किसके, S2p माइनस S1p बराबर किसके, S2n की। तो S2n वैल्यू हमारे पास ये होगी, तो इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा S2n की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा बराबर हो जाएगा पथांतर y इंटू डी बटे डी, ये पथांतर निकल गया बच्चों, ठीक है, y इंटू डी अपॉन डी, ठीक है। अब हमारा जो है हमने निकालना है उच्चिष्ट के लिए और निम्निष्ट के लिए, ठीक है। दीप्त फ्रिंज की स्थिति हमने फर्स्ट निकालते हैं हम। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द जो ब्राइट फ्रिंजेज है, पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेज। तो जो पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज की वो हो जाएगी बच्चों, क्या होता है कि हमको पता है, हमने पढ़ा है कि ब्राइट फ्रिंज कब प्राप्त होगी, हमें व्यतिकरण में हमने पढ़ा है कि जो संपोषी व्यतिकरण, जहां पर हमने कहा था संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारे पास पथांतर क्या होगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए डेल्टा बराबर क्या होगा, एन लेम्डा। जो पथांतर होगा वो क्या होगा, एन लेम्डा। अब पथांतर हमारा डेल्टा की वैल्यू ये है, तो बच्चों ये हो जाएगा दीप्त फ्रिंज के लिए हमने निकाला है पथांतर, हमने जो पथांतर निकाल रखा है वो निकाल रखा है y d अपॉन डी बराबर एन लैम्डा के, ठीक है। इसलिए हम y निकाल रहे हैं, y बराबर हो जाएगा एन लैम्डा इंटू डी बटे डी, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है निकल गया एन लैम्डा डी अपॉन डी, जहां पर जो है लैम्डा क्या है, एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, डी जो है हमारा उस स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों स्लिटों के बीच के मध्य बिंदु से पर्दे की दूरी, ठीक है। और जो तीसरी चीज हमारा दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो डी है, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो एन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस पर्दे पर एन फ्रिंचें हमें क्या हो रही है, एन दीप्त फ्रिंचें क्या हो रही, प्राप्त हो रही है। ये फ्रिंचों को बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। अब हम बच्चों यदि हम एनवी फ्रिंच निकालें, पर्दे पर एनवी फ्रिंच निकालें, पर्दे पर एनवी
फ्रिंज, पर्दे पर एनवी फ्रिंज हो जाएगा, वाई एन बराबर हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन डी। एनवी फ्रिंज, पर्दे पर एनवी जो फ्रिंज हो जाएगी वो हो जाएगी वाई एन। अब यदि हम एन बराबर क्या ले लेते हैं बच्चों, जीरो ले लेते हैं, तो जीरो यदि हम लेते हैं तो वाई जीरो बराबर जो है, वाई जीरो बराबर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जो एनवी फ्रिंज हमारी जो एनवी फ्रिंज है, यदि हम एन बराबर जीरो लेते हैं तो एनवी फ्रिंज हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, एम पर प्राप्त हो रही है। यहाँ से शुरू हो रही है फ्रिंज, जीरो वाली पोजीशन कहाँ पे है, एम से, तो यहाँ से जो है हमें ऊपर यहाँ से जो है दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये क्या हो गया बच्चों, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त फ्रिंज के लिए मैंने आपको बताया था कि दीप्त फ्रिंज के लिए हमारे पास जो सूत्र हो जाता है दीप्त के लिए वो हो जाता है, इसको हम लिख करके रखते हैं दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज हो जाएगा हमारे पास y बराबर एन लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये हमारा दीप्त फ्रिंज है। और अदीप्त फ्रिंज यदि हम निकालते हैं बच्चों, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए हम निकालते हैं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ये दूसरा हो गया हमारे पास अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज की स्थिति क्या होगी आप देखेंगे कि मतलब विनाशी व्यतिकरण कब प्राप्त होता है, मतलब अदीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होगी, जब पथांतर क्या होगा, डेल्टा बराबर लैम्डा अपॉन टू एन माइनस लैम्डा अपॉन टू एन माइनस वन होगा। ठीक है, पथांतर कब होगा, जब पथांतर दोनों तरंगों के बीच जो है, जब समान आवृत्ति की तथा नियत कालांतर की दोनों तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, लैम्डा अपॉन टू एन माइनस वन होगा, तो हमें जो है अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, और इसके लिए जो है हमारे पास जो है अभी हमने निकाला था, अभी हमने जो सूत्र निकाला था लैम्डा के लिए हमने निकाला था, ये था वाई, ये जो हमने निकाला था वाई डी अपॉन डी, ये निकाला था हमने पथांतर। पथांतर अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पर, y इंटू डी अपॉन डी बराबर पथांतर हो। यदि हम y निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों y बराबर टू, हम कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन लो, टू लैम्डा अपॉन टू, ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, और ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम यदि ऐसे लेते हैं y चाहिए हमें, y बराबर हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, d अपॉन डी। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है निकल गया। अब यहाँ पे जो n है, ये n क्या दिखा रहा है, ये फ्रिंजों की स्थिति दिखा, अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों को दिखा रहा है कि अदीप्त फ्रिंज क्या है, इसमें n है। अब यदि nवी अदीप्त फ्रिंज निकालते हैं हम, nवी अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, तो एनवी जो अदीप्त फ्रिंज हो जाएगी बच्चों, एनवी अदीप्त फ्रिंज हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी वाई एन बराबर एन माइनस एक बटे दो, ठीक है, डी लैम्डा बटे डी। ठीक है, ये हमारी एनवी अदीप्त फ्रिंज आ रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये जो एन व्यक्त कर रहा है, ये एन जो है किसको दिखा रहा है, ये अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, एन अदीप्त फ्रिंज इस पर्दे पर हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। अब है फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बच्चों हम कहते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं इस फिगर को, दो क्रमागत फ्रिंज की चौड़ाई हम निकाल रहे हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंज, WIDT, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, देखिए इस प्रकार की फ्रिंज हमें प्राप्त होती है, ये डार्क है, डार्क फ्रिंज प्राप्त हुई, फिर हमें जो है फिर डार्क ब्राइट होगी, फिर हमें जो है डार्क प्राप्त हो रही है, फिर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है,
फिर डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है, फिर ब्राइट हुई, फिर डार्क हुई। इस तरीके से क्रम एकांतर क्रम में हमें क्या प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही हैं डार्क और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फ्रिंज है बच्चों, यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे ये है डार्क, डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट है, सॉरी ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ब्राइट है, और ये सब डार्क है, डी, ठीक है, ये डी, ठीक है, ये डी, ये डी, ठीक है, और ये जो है ये सब डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है। तो दो क्रमागत अदीप्तों के बीच की दूरी, जिसको हम बी बोल रहे हैं, या दो क्रमागत दीप्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत दीप्तों के बीच की दूरी या दो क्रमागत अदीप्तों के बीच की दूरी को फ्रिंचों की चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत मतलब पहली फ्रिंच हमारी डार्क है और दूसरी फ्रिंच हमारी जो है डार्क कहाँ पाई, तो इनके बीच की जो दूरी होगी दो क्रमागत, वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्रिंच की चौड़ाई। या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंचों के बीच की दूरी, ये अदीप्त है, ये भी अदीप्त है, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंचों की दूरी या दो क्रमागत दीप्त फ्रिंच की दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंचों की दूरी, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है फ्रिंचों की चौड़ाई। तो बच्चों फ्रिंचों की चौड़ाई निकालने के लिए माना हमारे पास n तथा n+1 दो क्रमागत फ्रिंजें की, माना दो क्रमागत फ्रिंचों की चौड़ाई हम निकाल लें, माना yn तथा yn+1 दो क्रमागत, माना yn तथा yn+1 दो क्रमागत दीप्त फ्रिंचें हैं। माना yn तथा yn+2 दो क्रमागत दीप्त फ्रिंचें हैं। तो जो y1 फ्रिंच हो जाएगी बच्चों, ये y1 फ्रिंच हमारे पास हो जाएगी, ये y1 हमारे पास है, yn बराबर हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा yn हमारा जो दीप्त फ्रिंच है, दो क्रमागत फ्रिंचों की चौड़ाई, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंचों की जो चौड़ाई हो जाएगी, फ्रिंचों की चौड़ाई, उसको हम लिख रहे हैं yn, और yn हमारा हो जाएगा yn बराबर n लैम्डा d/d। क्लियर है? यदि हम yn लेते हैं, n+1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा n+1 जो है लैम्डा d/d। तो दो क्रमागत फ्रिंचों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा yn+1 माइनस yn, दो क्रमागत फ्रिंचों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है। तो हम जो फ्रिंचों के बीच की दूरी निकालेंगे वो बीटा बराबर हो जाएगा yn+1 माइनस yn। तो बच्चों yn+1 हो जाएगा हमारा n+1 लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके हम देखेंगे बच्चों n लैम्डा d/d माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d। तो ये माइनस है और ये क्या हो गया, प्लस, से कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास हो गया लैम्डा d/d। तो जो फ्रिंचों की जो चौड़ाई प्राप्त हुई हमें, ये बीटा बराबर हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा d/d। ये हमें जो है फ्रिंचों की बीच की चौड़ाई निकल गई, वो जो होगी बीटा बराबर लैम्डा d/d। किसकी, कि दो दीप्त फ्रिंचों के बीच की, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंचों के बीच की जो चौड़ाई होगी, कि बीच की जो दूरी होगी, उसको हम चौड़ाई कहेंगे। दो क्रमागत दीप्त, यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब यहाँ से बच्चों हम दिखाएंगे आपको इस तरीके से, दो क्रमागत फ्रिंचों के बीच की दूरी, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये हमारी क्या है, ब्राइट है और ये भी ब्राइट है, तो ये भी दीप्त है और ये भी दीप्त है, तो दो क्रमागत, इसको हम कह रहे हैं बी, ठीक है, या बीटा भी हमने कहा। इसको जो है ये आपका बीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा d/d। अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम निकालते हैं दो अदीप्त फ्रिंचों के बीच की दूरी।
दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी, ठीक है ना, इसको निकालेंगे। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज yn तथा yn+1 है, ठीक है। तो देखिए yn क्या है हमारे पास जो अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई हमने निकाली, n बराबर yn बराबर n माइनस 1/2, ये हो जाएगा d लैम्डा बटे d, और yn+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 माइनस 1/2, ठीक है, d लैम्डा बटे d, ठीक है। तो चौड़ाई हो जाएगी बीटा बराबर हो जाएगा yn+1 माइनस yn, ये जो है फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई आ गई। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई होगी बीटा बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा yn+1 माइनस 1n। तो देखिए yn+1 हमारा आ जाएगा, इसको हम देख लेते हैं, 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 में से हो गया, ये हो जाएगा n+1 ठीक है, n+1/2, ये हो जाएगा n+1/2, ठीक है, लैम्डा d लैम्डा बटे d माइनस n माइनस 1/2 d लैम्डा बटे d, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हम देखते हैं क्या होता है। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे बीटा बराबर n d लैम्डा बटे d माइनस प्लस 1/2 d लैम्डा बटे d माइनस n d लैम्डा बटे d ऋण का धन, ये हो जाएगा ऋण का धन, ये हो जाएगा d लैम्डा बटे 2d, ठीक है। तो देखिए n लैम्डा d बटे स्मॉल d, n लैम्डा d बटे स्मॉल d, ये प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा, ये देखिए 1/2 d लैम्डा बटे d, 1/2 d लैम्डा बटे d, तो ये क्या हो जाएगा सीधे सीधे d ये हो जाएगा 2d कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 2d लैम्डा बटे d, ठीक है, d से d कैंसिल हो गया, तो जाएगा d लैम्डा बटे d। तो देखिए दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई आ गई वो भी आ गई आपकी बीटा बराबर d लैम्डा बटे d। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई होगी उसको हम कहेंगे फ्रिंजों की चौड़ाई। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे चौड़ाई, कहेंगे किसकी, फ्रिंजों की चौड़ाई। तो बच्चों मैंने आपको अदीप्त का भी निकाल के दिखाया और दीप्त का भी। अदीप्त के बीच की चौड़ाई, दीप्त के बीच की चौड़ाई भी लैम्डा d बटे d आया, और अदीप्त के बीच की दूरी भी आई है लैम्डा d बटे d, ठीक है। तो ये जो है एक निश्चित दूरी होती है, और जो हमें एकांतर क्रम में जो हमें अदीप्त और दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है वो एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। और ये जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत की क्या करती है, पुष्टि करती है कि प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, और जहाँ पे तीव्रताएं ज्यादा होती हैं
वहां पर हमें दीप्त प्रसंचय प्राप्त होती हैं, और जहां पे तीव्रताएं जो हैं कम होंगी वहां पे हमें अदीप्त प्रसंचय प्राप्त होती हैं। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।